नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विज्ञान में। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट में आगे हम लोग चलेंगे। इससे पहले हमने 5 वीडियो आपको दिया हुआ है जो कि बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं, है ना। तो यह जो है यह 6वां वीडियो है। इससे पहले आपने सारे वीडियोस देखे हैं। तो अगर चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो तो सारे वीडियोस को देखिए और सारे पीडीएफ को भी आप रखते जाइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप टेलीग्राम से जुड़ गए होंगे और पीडीएफ भी रख रहे होंगे और पीडीएफ पढ़ भी रहे होंगे। और एक बार पीडीएफ को आखिरी में पढ़ना है, जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगा, 10 से 15 दिन बचेगा, तब फिर क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ का ही प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। जितना भी अपडेट होगा, जानकारी होगा, सब आपको यहाँ बिहार पुलिस से रिलेटेड और बिल्कुल सही न्यूज़ दूंगा। दूसरी बात, सही दिशा में आपको तैयारी कराऊंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, संभावित क्वेश्चंस बनते हैं, सबको मैं कराता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी का जो पहला गवर्नर जनरल था वह था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन को रिपीट किया करिए 2-2 बार। तो हमने सोचा चलो भाई ठीक है, तो फिर से सुन लेते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंग्स है। चलें आगे, दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? भारत के जो पहले वायसराय हैं वह कौन बने? तो वह बने लॉर्ड कैनिंग। कौन बने बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 3, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था बच्चों? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 यह विधेयक कब पारित हुआ है? पारित की बात की जा रही है। तो यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ है। डेट याद रखना है, इसमें डेट पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 पारित कब हुआ था? तो 2 अगस्त का दिन था, उसी दिन पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 5, वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 2 अगस्त को पारित हुआ, इसी अधिनियम से वर्मा को भारत से अलग कर दिया। यह वाला पूछा हुआ प्रश्न है कि वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम। चलें प्रश्न संख्या 6, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई थी? तो 114 दिन हुई थी। कितने दिन? 114 दिन। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई थी? तो 114 दिन चर्चा हुई थी। प्रश्न संख्या 7, संविधान की पहली बार में कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? आपको पता है कि संविधान 2 टर्म में लागू हुआ था, एक 26 नवंबर 1949 को और दूसरा जो भाग था वह 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि संविधान की जो पहली बार में लागू हुए अनुच्छेद वह कितने थे? तो कुल मिलाकर के 15 अनुच्छेद थे। कितने थे भाई? 15 थे। प्रश्न संख्या 8, संविधान का संशोधन। जी हाँ, संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में है। संविधान का संशोधन संविधान के 20 भाग में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं हम लोग। तो पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए ड्राइवर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो यह उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे आप देखा होगा, ड्राइवर के बगल में एक कांच होता है। चाहे आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों साइड शीशा होता है लगा हुआ, जो पीछे का व्यू दिखाता है। उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। और दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए ड्राइवर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 10, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है भैया? काला दिखता है। क्यों दिखता है काला? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है।
अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन के लिए चाहिए कुछ माध्यम, जैसे किसी चीज में टकराएगा, बिखरेगा, है कि नहीं। अब निर्वात है ऊपर, निर्वात में शून्य मतलब कुछ नहीं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो बिल्कुल काला दिखाई देता है। चलें आगे, प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किसके कारण टेढ़ी दिखाई पड़ती है? तो आपने देखा होगा कि एक बाल्टी है, उसमें पानी भर दीजिए और छड़ को डालिए, तो जहां से छड़ बाहर निकला रहेगा पानी से तो दिखाई देगा वहां से मुड़ा हुआ। तो यही पूछ रहा है कि पानी से भरी बाल्टी में रखा छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। चले आगे, प्रश्न संख्या 12। आकाश का रंग नीला। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री को काला दिख रहा था, लेकिन हम लोग जब देखते हैं आकाश को तो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आकाश में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल उड़ते रहते हैं, यहाँ से उड़ के जाते हैं, उनसे प्रकाश जो टकराता है और बिखरता है, और बिखरने की वजह से नीला दिखाई पड़ता है ना। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 13। हीरा का अपवर्तनांक होता है, पूछा जाता है हीरा का अपवर्तनांक, तो 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। जी हाँ, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। चलिए आगे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। जी हाँ, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है, ध्यान दीजिएगा। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। क्या है बच्चों? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर। त्वरण का एसआई मात्रक होता है। जी हाँ, त्वरण एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, जैसे ये वस्तु है और एक समय में ये दूरी को तय करती है, तो यह इस वस्तु की क्या है? यह इस वस्तु की चाल है। क्या है बच्चों? चाल है, तो इस वस्तु की चाल कहा जाएगा। और यही अगर निश्चित दिशा में रहेगा, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। प्रश्न संख्या 20। एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 21। नींबू निचोड़ने का मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने का मशीन जो है यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, याद रख लीजिएगा। नींबू निचोड़ने का मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहे तो आप जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22। भिन्न भिन्न पदार्थ की अंगों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न पदार्थ, जैसे दो पदार्थ के बीच जो बल लगने वाला होता है उसे कहते हैं आसंजक बल। क्या कहते हैं? आसंजक बल। इसके कारण ही जल जो है वह किसी वस्तु को भिगो देता है। चलिए आगे। दूर दृष्टि दोष में हमें क्या होता है भाई? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मतलब जो आपके पास दोष है वो वाला मामला दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है आपके पास तो दूर वाला दिखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला दिखेगा। ये होता है, जो दोष होता है वहां की वस्तु दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 24। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? किसी दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। प्रश्न संख्या 25। कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी। कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन संख्या 26। कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकृत होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? सूर्य से जो ऊर्जा आता है, प्रकाश आता है,
तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय विखंडन नहीं है, नाभिकीय संलयन। सूर्य, या ऐसे घुमाएगा प्रश्न को कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तब भी बताएंगे नाभिकीय संलयन। चले आगे, प्रश्न संख्या 27। CLW यानी कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, है ना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। प्रश्न संख्या 28। हाँ, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। जी हाँ, पायसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना ही पायसीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 29। वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित है, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है। मनुष्य की शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है? मनुष्य की शोर की सामान्य एवं अधिकतम, मतलब सामान्य और अधिकतम सीमा तो 60 से 80 डेसिबल है ना, ध्यान दीजिएगा, 60 से 80 डेसिबल। फेफड़ा स्थित होता है, फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो फुसफुस वर्णीय गुहिका में। कहाँ? फुसफुस वर्णीय गुहिका में जो होता है वो फेफड़ा होता है स्थित। चलिए, प्रश्न संख्या 32। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 34। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है? HCl, यह पेट में स्रावित होता है। कहाँ? पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन कौन है? नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है उसके माँ का दूध। जी हाँ, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श जो भोजन है वह है माँ का दूध। किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। किसे भैया? अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या, फिर से सुनिएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके, कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके निर्धारित किया जाता है। किसी संख्या का फोटोग्राफ, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण जो होता है वह पदार्थ की चमक पर निर्धारण करता है। ओके, प्रश्न संख्या 39। कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? मतलब मानव शरीर के विभिन्न भाग से हृदय में लाता है, तो वह होता है सीरा, जिसे नस भी कहते हैं। चले आगे, किस तरंग की आवृत्ति सर्वाधिक है? तो गामा किरण की जो आवृत्ति है सर्वाधिक है, गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से। जी हाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण हो जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 42। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। तो गंगा नदी को इतना प्रदूषित कर दिया जा रहा है, इस वजह से इसे खुला नाला भी कहा जाता है। चलिए, भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपको पता है कि भारत के राज्यों की बात की जाए तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। लेकिन अगर पूछ दे कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित किस जगह पर सबसे लंबी तटरेखा है, तो बताएंगे अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह। ठीक ना। चलिए, प्रश्न संख्या 44। इच्छा सब कष्ट का कारण है। इच्छा जो है वह सभी कष्टों का कारण है, यह मान्यता किस धर्म में है? इच्छा, जब इच्छा रखेंगे तो कष्ट मिलेगा ही, यह बौद्ध धर्म की मान्यता है। किसकी? बौद्ध धर्म की मान्यता है। बढ़िया प्रश्न है, फंसेंगे इसमें आप लोग। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, लेकिन नहीं, यहाँ कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना, अगर राज्य विधानमंडल अनुमोदित नहीं करता है तब वह 6 हफ्ता तक ही रहेगा। जैसे अध्यादेश जारी कर दिया गया, अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो 6 महीने तक वो लागू रहेगा। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र जो है वो चलना आवश्यक है।
अब सत्र चला और ऐसे में संसद का हो या विधानमंडल का हो, ऐसे में विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा उसको पारित ना किया गया तो केवल 6 सप्ताह तक ही वो रहेगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 6 सप्ताह। सीमा शुल्क किसका साधन है? प्रश्न संख्या 46। तो यह विदेश व्यापार नीति का साधन है। सीमा शुल्क विदेश व्यापार नीति का साधन है। प्रश्न संख्या 47। आर्थिक मंदी आई थी किस काल में? आर्थिक मंदी आई थी 1928-29 से लेकर 34 वाले जो था समय, उसमें, है ना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आगम कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49। केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज किसने करी थी? केप ऑफ गुड होप, वही मार्ग जिससे वास्को डी गामा भारत आया था। केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोम्यू डियाज। उसी मार्ग से वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। तो बताएंगे केप ऑफ गुड होप मार्ग की, यानी उत्तम आशा अंतरिक्ष, इस मार्ग की खोज किसने की है? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने की है। प्रश्न संख्या 50। किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? इतना प्रदूषण हो गया है इस नदी में, इस वजह से दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया बेबर नाम से जाना जाता है। क्या? बेबर या दहिया, इस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 51, इतने ही प्रश्न थे दोस्तों, 51 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के सारे। तो इसका पीडीएफ आपको रात के 8-9 बजे के बाद आपको आज ही के दिन में मिल जाएगा हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर। तब तक आप वीडियो को एक बार देखिए, फिर पीडीएफ को देखिएगा, और जब लास्ट में एग्जाम का डेट आ जाएगा तब एक बार पीडीएफ को देख करके एग्जाम में जाइएगा। निश्चित ही आपका रिजल्ट होगा, कोई नहीं रोकेगा, इतना शानदार तरीके से अगर आपने 75 दिन पढ़ लिया तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।